आइए आप सभी लोगों का पुनः कक्षा 12 जीव विज्ञान के क्लास में स्वागत है। आज आप सभी लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मोद्भिद का विकास। कई बार आप लोगों ने इसका जो है रिकमेंड किया, अक्सर जो है फिर से बताया जाएगा और फिर से देख लीजिए इसमें क्या है। हमने इससे पहले आपको बताया था मेगास्पोरेंजियम। क्या बताया? मेगा स्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप क्या बना? मेगा स्पोर। क्या बन गया? मेगा स्पोर बना। मेगा स्पोर। और ये मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम यानी कि फर्स्ट सेल होती है, प्रथम कोशिका होती है। और यह जो है न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर रखती है। क्या करती है? न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर रखती है। न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर रखती है। फिर होता क्या है कि मेगा स्पोर का जो केंद्रक है, मेगा स्पोर का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस डिवीजन द्वारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और इसमें से एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ, ऐसा माइक्रोपाइल का है, माइक्रोपाइल। दूसरा भाग इसका चलाजा, जिसको हिंदी में निभा करते हैं। तो एक जो है माइक्रोपाइल की तरफ और दूसरा जो है चलाजा की तरफ चला जाता है। ये पुनः दो बार डिवाइड होते हैं। जो माइक्रोपाइल की तरफ जो न्यूक्लियस है वो भी, और चलाजा की तरफ जो भी न्यूक्लियस है वो भी दो बार समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होते हैं। दो बार समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड हुए, दो बार डिवाइड हुए। और इस प्रकार आप देखेंगे माइक्रोपाइल की तरफ भी और चलाजा की तरफ भी चार न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो चलाजा की तरफ होता है उससे एंटीपोडल सेल, और जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है उससे एग एपरेटस, क्या बोलते हैं? एग एपरेटस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहलाता है। अब जो माइक्रोपाइल की तरफ जो है
जो सेल्स है, एक मिनट, ये हिस्सा है एंटीपोडल का पोडल, ये है ये एपरेटस। तो जो ये एपरेटस का है, इसमें से एक सेल और एंटीपोडल का एक सेल, ये बीच में आते हैं, एक दोनों पास पास में आते हैं, और जब दोनों पास पास में आए तो यहां माइक्रोपाइल की तरफ और चलाजा की तरफ तीन सेल्स बचते हैं। ये जो दोनों हैं केंद्र पास पास में आए हुए हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयित होकर के आपस में मिल करके जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और जो माइक्रोपाइल की यानी कि एपरेटस की तरफ ये 3 सेल्स बचे हुए हैं, इसमें से एक जो है सेल्स आकार में बड़ी हो जाती है तथा दो सेल्स आकार में छोटी होती है। इस बड़ी सेल्स को यंग सेल और इन दोनों सेल्स को जो है सिनर्जिड सेल्स, सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। जो ये सिनर्जिड सेल्स हैं, ये पोलन ट्यूब निर्माण के समय मार्ग प्रशस्त कार्य करने का कार्य करती है, जबकि जो ये सेल्स हैं एंटीपोडल सेल्स जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ समय पश्चात ये नष्ट हो जाती है। इस प्रकार यह 7 न्यूक्लियस एंड 8 सेल्ड भ्रूणकोश होता है। क्लियर? इस प्रकार के भ्रूणकोश को मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश कहते हैं। एक बार पुनः देखेंगे, मेगास्पोरेंजियम में स्थित मेगास्पोर कैसे बनता है? मेगास्पोरेंजियम में स्थित मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप मेगास्पोर बनता है। यह मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। जो एक्टिव मेगास्पोर्स है वह न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर लेती है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई माइक्रोपाइल की तरफ, दूसरा जो है चलाजा की तरफ होता है। ये दोनों न्यूक्लियस 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होते हैं और संख्या में 4 बनते हैं। इस प्रकार जो चलाजा की तरफ वाला हिस्सा है उससे एंटीपोडल सेल्स और जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसे एपरेटस कहा जाता है। इस 3-4 में से एक एंटीपोडल सेल्स का और एक इस एपरेटस का सेल्स इस मध्य में आते हैं और दोनों आपस में संलयित होकर के मिल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इसमें से एक एपरेटस में से एक
न्यूक्लियई आकार में बड़ी हो जाती है जिसे एक सेल कहते हैं, तथा दो छोटी होती है जिसे सिनर्जिक सेल कहते हैं। ये सिनर्जिक सेल्स पोलन ट्यूब के निर्माण के समय मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करती है, जबकि ये एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं, जो चलाजा की तरफ होते हैं, इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यह अंत में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह पूर्ण विकसित भ्रूण कोष जो होता है, ये 7 8 सेल भ्रूण कोष होता है। इस प्रकार के भ्रूण कोष को मोनोस्पोरिक भ्रूण कोष कहा जाता है। इस प्रकार ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट आप लोगों ने देखा। क्लियर? अब इसी में एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि डोरमेंसी क्या है। डोरमेंट यानी कि प्रसूतिकरण आपसे प्रश्न पूछा गया, कई बार आपसे पूछा गया है कि डोरमेंसी क्या है, इसका क्या कारण है। डोरमेंसी मतलब प्रसूतिकरण। डोरमेंसी क्या? डोरमेंसी। अच्छा, बीजों के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? बीजों के अंकुरण के लिए जल है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनके होने के बावजूद भी वो सीड जो है अंकुरित नहीं होता है और अपने उस सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है। इसी को डोरमेंसी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? डोरमेंसी कहा जाता है, प्रसूतिकरण कहा जाता है। और इस प्रकार के बीज को डोरमेंट सीड कहा जाता है। डोरमेंट सीड, प्रसुप्त बीज कहा जाता है। इसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि बाह्य कारण और दूसरा आंतरिक कारण। बाह्य कारण का मतलब क्या है कि बाह्य कारण का मतलब जैसे इसका टेम्परेचर, जलवायु जो है, जलवायु उचित ना होना, जलवायु उचित ना होना। आंतरिक कारण क्या है कि उसकी झिल्ली जो है, उसका जो है जल या उसके लिए पारगम्य ना होना। इस तरह से ये अवस्थाएं हैं जो कि उसे अंकुरित होने से रोकती है। अब इसका महत्व क्या है? महत्व इसका ये है कि ये जब पूरा जो है अनुकूल स्थिति आती है तभी उसको अंकुरित होने का मौका मिलता है और अंकुरित होता है। इस प्रकार आप लोगों ने दो प्रश्नों के विषय में देखा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और डोरमेंसी। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।